नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की सूची में 12 विधायकों के टिकट कटे हैं। 12 में से 3 मंत्री हैं। 2019 में बीजेपी को 90 सीटों में से 40 सीटें आई थीं और 50 पर बीजेपी हार गई थी। इन हारी हुई सीटों पर भी 28 जगहों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। तो इस तरह से 40 सीटों पर टिकटें कटी हैं या बदल दी गई हैं। इसे लेकर हरियाणा बीजेपी से इस्तीफे और बगावत की भी खबरें आने लगी हैं। हम आज के वीडियो में टिकट काटने और दूसरे दलों से लाकर टिकट देने की बीजेपी की रणनीति पर बात करेंगे। मंत्रियों का टिकट कटा है। खेल मंत्री, ऊर्जा मंत्री का टिकट हर पार्टी अपने उम्मीदवारों का, विधायकों का काटती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी टिकट काटती है मौजूदा विधायकों का और दूसरे दलों से विधायक या नेता लाकर उन्हें टिकट देती है, यह पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहता है। ऐसा किसी भी दूसरे दल में नहीं होता। यह बताता है कि बीजेपी दूसरी पार्टी पर किस तरह से नजर रखती है। अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के विधायकों पर भी काम करती है। उसके दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध का पता चलता है और सरकार और न्यायपालिका के भीतर भी बीजेपी के संबंध कितने गहरे हो चुके हैं यह भी पता चल जाता है जब चुनाव आता है। हरियाणा चुनाव पर यह हमारा पहला वीडियो है। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता हाईकोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देकर अभिजीत गंगोपाध्याय 2 दिन के भीतर बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट दे देती है। जीतकर सांसद बन जाते हैं। बीजेपी में जज हो और जेलर ना हो, यह कैसे चलेगा? तो अब जेलर भी बीजेपी में आ गए हैं। जज साहब की तरह जेलर साहब भी 3 दिन पहले रिटायरमेंट लेते हैं। दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार बना दिए जाते हैं। सुनील सांगवान के बारे में कहा जाता है कि उनके जेलर रहते हुए हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में दोषी करार दिए गए राम रहीम को 6 बार पैरोल और फरलो दी गई। जेल अधीक्षक की सिफारिश पर ही किसी कैदी को फरलो या पैरोल दी जाती है। राम रहीम को अभी तक 10 बार पैरोल और फरलो मिली है, जिनमें से 6 बार सुनील सांगवान ने सिफारिश की। अब ये बीजेपी से उम्मीदवार हो गए। क्या सुनील सांगवान बीजेपी के हिसाब से सिफारिश कर रहे थे? हर चुनाव के समय राम रहीम को बाहर कर दिया जाता है। एक तरह से जो जेलर बीजेपी की मदद कर रहे थे चुनाव में, अब वह बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे। इस तरह से आपको अलग से न्यायपालिका में या कार्यपालिका में बीजेपी या आरएसएस को देखने की जरूरत नहीं है। आप केवल बीजेपी को ही देख लीजिए, वहां आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका का दर्शन हो जाएगा। ऐसी कितनी पार्टी है जहां जज और जेलर दोनों के दर्शन हो जाएं? अब तो सरकारी कर्मचारियों को भी आरएसएस की शाखा में जाने के लिए कह दिया गया है। जाहिर है वे कांग्रेस के सेवा दल में तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। आरएसएस की शाखा में जाते रहेंगे तो विधायक और सांसद होने का चांस भी रहेगा। कार्यपालिका का क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक आपके बच्चे के पास गौ रक्षक बनने का अवसर मौजूद है, देश का क्या होगा यह सब मत सोचा कीजिए। गाना गाइए, डैडी कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा गौ रक्षक बनेगा। अब आते हैं बीजेपी के विधायिका से संबंध पर। बीजेपी अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के विधायकों से भी वैसा ही रिश्ता रखती है जैसे जेलर साहब या जज साहब बीजेपी से रखते होंगे या बीजेपी उनसे रखती होगी। कुछ दिन पहले जननायक जनता पार्टी से 5 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं। इस पार्टी के 2 अन्य नेता भी शामिल होते हैं जो विधायक नहीं हैं। इन सभी 7 को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। चंद दिन पहले जजपा से भाजपा में आए इन नेताओं को टिकट मिला, कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी टिकट मिला और एक इनेलो से आए नेता को भी मिल गया। इस तरह से 67 की लिस्ट में 10 दूसरे दल से आए नेता हैं जो हाल ही में भाजपाई हुए। 10 सीटों पर बीजेपी के क्या अपने उम्मीदवार नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता तो होंगे ही। क्या कोई भी इस लायक नहीं था जिसे बीजेपी इन 10 सीटों पर टिकट दे सकती थी? इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वरना कहेंगे कि कांग्रेस में भी तो यही होता है। कांग्रेस की नकल में आज बीजेपी की यह हालत हो गई है कि उसके 10 नेता कहीं खड़े हो जाएं तो 3-4 पूर्व कांग्रेसी भी नजर आने लगते हैं।
जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक विस्तार पर चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष भी सपा या राजद से लाकर बना दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। हरियाणा के सफीदो, खरखौदा, टोहाना, उकलाना और बेरी में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता और नेता क्या था ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा के साथ साथ हालत भी खराब है। जजपा से आए 7 नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया, इनमें से 4 जाट हैं और 3 गैर जाट। इस बार बीजेपी ने 13 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें से 4 जजपा से आए हैं। जाटों को हाशिए पर लगाने की राजनीति या प्रयोग बीजेपी को यहां तक ले आई कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से जाट उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं। 2019 में जब जाट काफी नाराज हुए, तब जजपा का अस्तित्व सामने आता है। इसे लेकर बहुत सी बातें कही जाती रही हैं। एक झटके में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी के साथ रहते हैं। चुनाव आते ही अब दोनों अलग हो चुके हैं। देखिए रवीश जी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी खुद को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है, और आज हरियाणा में हालत क्या है कि उसके पास हरियाणा में 90 सीटों पर, केवल 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने लायक नेता नहीं है। इसी का कारण है कि पार्टी को, चाहे आप लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, उसमें दूसरे दल से आए हुए नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। आपको ध्यान होगा अभी जून में जब चुनाव के परिणाम आए, आपके जो लोकसभा चुनाव हुआ इस बार, उसमें जो भाजपा के 10 प्रत्याशी खड़े हुए थे भाजपा टिकट पर, उनमें से केवल 4 बीजेपी के थे मूल काडर के और 6 आयतित प्रत्याशी थे। और अब विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो कल जो पहली सूची आई है उसमें 67 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, और इनमें से 10 जो प्रत्याशी हैं वो दूसरी पार्टियों से इंपोर्टेड है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका हरियाणा और देश में 10 साल से शासन है। और वो हरियाणा में क्या दावा करती है? वो हरियाणा में दावा करती है कि उसके पास पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन है। अगर पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन है तो उसको जेजेपी से 7 प्रत्याशी बुला करके टिकट क्यों देनी पड़ी लास्ट मोमेंट में? मतलब आप कल पार्टी में आए और आज आपको टिकट दे दी गई। इसी तरीके से श्रुति चौधरी को टिकट दी गई, किरण चौधरी की बेटी को। इसी तरीके से विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा जी को टिकट दी गई कालका से। और निखिल मदान जो सोनीपत के मेयर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। तो 67 में से 10 प्रत्याशी अब तक भारतीय जनता पार्टी बाहर से लाए हुए लोगों को दे चुकी है। अब फिर बात करते हैं कि भाजपा परिवारवाद की बात करती है। 6 सीटों पर अभी तक राजनीतिक परिवारों के प्रत्याशी हैं, जिनमें से 3 पूर्व सीएम के वंशज भी, जिनमें राव अपने बीरेंद्र सिंह जी की पौत्री है, चौधरी भजनलाल जी की पौत्री है और चौधरी बंसीलाल जी की पौत्री, ये तीनों भी टिकट लड़ रही हैं, जो परिवारवाद का, जिसको आप कहते हैं, जिसका विरोध करते हैं उसके बावजूद। और सबसे रोचक बात आपके दर्शकों के लिए एक और बता दूं कि इस देश की जो सबसे धनी महिला है सावित्री जिंदल, जो हिसार से टिकट मांग रही थी और जिनके बेटे नवीन जिंदल भाजपा की टिकट पर हाल ही में कुरुक्षेत्र से एमपी निर्वाचित हुए, उनको टिकट नहीं दिया गया है। देश की सबसे धनी महिला है, उनको टिकट नहीं मिला। फिर आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, हरियाणा में जो राजनीति है, जो भाजपा की जो पूरी राजनीति का कोर है, वो बनाम है। कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम, कहीं जाट बनाम नॉन जाट, और हर स्टेट में ऐसे ही करते हैं। तो हरियाणा भी उसका कोई वो नहीं है, हरियाणा भी उसका एक एक्सटेंशन है। और आपको पता है कि जब से भाजपा की सरकार 2014 से हरियाणा में आई, हरियाणा का जो सबसे बड़ा समुदाय है जाटों का, उसको आइसोलेट करने की सभी संभव कोशिशें की गई। और उससे परिणाम क्या हुआ कि भाजपा के जितने भी अपने जाट नेता थे, अपने काडर से राइज किए हुए नेता थे, उन सब के कैरियर चौपट हो गए। उसका कारण सिंपल है, भारतीय जनता पार्टी का जाटों के प्रति रवैया देखें तो उसके बाद जो भी व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का हो चाहे बाहर से आया हुआ जाट प्रत्याशी हो, वो जब चुनाव में जाता है तो जो जाट बीजेपी की टिकट पर आया चुनाव लड़ने, उसको जाट तो जाट मानते ही नहीं, कि जो भाजपा की टिकट लेके आया उसको हम जाट नहीं मानते। और जो बाकी 35 बिरादरी हैं वो उसको जाट मानती है। तो ना तो अपनी बिरादरी उनको वोट देती है और ना गैर जाट वोट देते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ, पिछली बार 2019 में भी आपने देखा कि ओम प्रकाश धनखड़ जो एबीवीपी से चले थे, आज भी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, कैप्टन अभिमन्यु जैसे लोग जो पार्टी के शुरू से वो रहे हैं, वो भी चुनाव हार गए। और पार्टी के जितने बड़े नेता थे वो सारे के सारे चुनाव हार गए। तो ये जो सबसे बड़ी जाट राजनीति की जो वो करते हैं, जाट बनाम की,
उसका परिणाम सामने ये है कि भाजपा के पास हरियाणा में जो अपने काडर था जाटों का, वो तो बेचारे इस बात से हार गए कि वो बीजेपी के हैं और बाकी सब ने उनको वोट नहीं दिया। बाकी सब जगह 40 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन जाटों का कैरियर चौपट कर दिया गया। ये सारी स्थिति हरियाणा के अंदर है। और आज हालत ये है कि जब से लिस्ट आई है, हरियाणा में 67 टिकटें दी गई हैं और कम से कम 1.5 दर्जन जगह पर जो पार्टी अपने आप को अनुशासित कहती है भाजपा, उसमें खुले आम सरे आम अगर आप देखेंगे देश हरियाणा में, उसमें हर जगह पर बगावत के सुर हैं। बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और बहुत सारे छोड़ने वाले हैं। मैं किसी भी दल के जीतने हारने की भविष्यवाणी से खुद को दूर रखने की कोशिश करता हूं। इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है। अभी से ही कई पत्रकार रिजल्ट घोषित कर चुके हैं। मूल बात है कि क्या बीजेपी अब मोल भाव करने की स्थिति में नहीं रही? दूसरे दलों से तोड़कर विधायक नेता लाते लाते वह इतनी दयनीय हो गई कि कहीं से भी कोई मिल जाए उसे लाकर टिकट दे देती है। क्या ऐसा भी है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं में अब नेता दिखाई नहीं देते और दूसरे दल के नेताओं में विधायक या सांसद ज्यादा दिखाई देने लगे हैं? निखिल मदान को सोनीपत से टिकट दिया गया है। मदान कांग्रेस से सोनीपत के मेयर चुने गए। उन्हें काफी वोट मिला था और हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। निखिल मदान को बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री रही कविता जैन का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है। अमर उजाला दैनिक भास्कर ने लिखा है कि इसे लेकर बीजेपी में विद्रोह हो गया है। रतिया से भी विधायक रहे लक्ष्मण नापा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन राज बडोली को इस्तीफा भेज दिया है। रतिया से उनका टिकट काट दिया गया था। बीजेपी के साधारण कार्यकर्ताओं और नेताओं की दाद देनी पड़ेगी। दूसरे दलों से आए उम्मीदवारों के लिए ये काफी मेहनत करते हैं। लोकसभा में 100 उम्मीदवार थे जो दूसरे दलों से आए। बीजेपी ने उनके लिए बहुत मेहनत की। बीजेपी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। जैसे ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई भी अपना अकाउंट खोल सकता है, चाहे किसी भी धारा या विचारधारा का हो। बस कोई भी आ जाए, कोई भी जीत जाए। जिसने 2 दिन पहले आलोचना की, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिए, वह भी आ जाए, स्वागत है, टिकट मिलेगा। नरेंद्र मोदी भी उसका प्रचार करेंगे। लगता है बीजेपी आंतरिक तौर पर यही मानती है कि काम के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता है, उसका काम भी अच्छा नहीं है। जिस नेता ने उसके खिलाफ जनता के बीच रहकर मेहनत की है, उसे मिला लो, बुला लो, अपने प्लेटफॉर्म से टिकट दो, जितवा दो, ताकि हम सत्ता में रहें। काम किया गया होता तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता काम का झंडा लेकर घूम रहा होता, मगर अब वह दूसरे दलों से आए नेताओं का झंडा लेकर घूमा करेगा। अब देखिए नायब सैनी की हालत। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इसी 4 जून को करनाल उपचुनाव से विधायक बनते हैं। पहले कुरुक्षेत्र से सांसद थे, उसके पहले अंबाला के नारायणगढ़ से विधायक। 3 महीने में ही इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, लाडवा से लड़ने चले गए जो कुरुक्षेत्र में आता है। 10 साल में नायब सैनी 4 जिले और 4 सीटें बदल चुके हैं। यह मुख्यमंत्री का हाल है जो 3 महीने पहले जीती गई सीट पर जनता का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इसे एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है कि लाडवा से सैनी जीत जाएं, जहां पार्टी का चांस खराब हो, और करनाल से कोई और जीत जाए, इस तरह से 2 सीटें आ जाएं। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। यही काम कांग्रेस ने लोकसभा में किया। अमेठी से राहुल नहीं लड़े, रायबरेली से लड़ गए। इस तरह कांग्रेस को 2 सीटें मिल गईं। लेकिन मुख्यमंत्री ही अगर सीट बदल रहे हैं तो इससे क्या संदेश जाएगा? जिनके नेतृत्व में चुनाव होना है वही सीट बदलने में लगे हैं। लेकिन टिकट काटने और दूसरे दलों से नेताओं को लाकर टिकट देने में बीजेपी का कुछ तो कमाल है जो दूसरे दलों से अलग है। क्योंकि कई चुनावों में देखा गया है कि बीजेपी ने जितने टिकट काटे हैं उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत गई है। तो विपक्ष को देखना चाहिए कि जहां बीजेपी टिकट काटती है वहां वह क्यों नहीं बीजेपी को हरा पाता है। देखना होगा कि जिन 12 सीटों पर बीजेपी ने पहली लिस्ट में टिकट काटे हैं और जिन 10 सीटों पर दूसरे दलों के नेताओं को टिकट दिए हैं, यानी 22 सीटों पर विपक्ष की क्या रणनीति होती है। इन 22 सीटों के नतीजे ही बताएंगे कि 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी कहां पहुंचती है और कांग्रेस आगे निकलती है या नहीं। क्या हर बार यह जिताऊ फॉर्मूला साबित होगा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लगभग 1/4 उम्मीदवार किसी और दल से पिछले 10 साल में बीजेपी में आए थे। कुल 441 में से 110 ऐसे उम्मीदवार थे। इन 110 में से 90 से भी ज्यादा पिछले
5 साल में अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए। इनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। 110 में से 69 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हार गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अब पक चुका है दूसरे दल से आए नेताओं को विधायक या सांसद बनाते हुए। लेकिन अब भी बीजेपी का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि जिनके टिकट काटे गए हैं उन सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलती है। दूसरे दलों में जब टिकट कटता है तब विद्रोह हो जाता है। बीजेपी में भी होता है, मगर बहुत सीमित स्तर पर। आमतौर पर बहुत बड़ा विद्रोह नहीं होता। मुझे पता है आप जम्मू कश्मीर की पहली सूची का उदाहरण देंगे कि वहां विद्रोह हुआ, बीजेपी को लिस्ट वापस लेनी पड़ी, लेकिन जब दोबारा जारी हुई तब बीजेपी ने उस लिस्ट में बदलाव नहीं किया। जिनके टिकट कटने थे उनके कटे ही रहे। एक पार्टी के तौर पर बीजेपी ने टिकट काटने को नॉर्मल बना दिया है, मगर यह भरम मत रखिएगा, अनुशासन से यह सब संभव हुआ है। ईडी का भय जितना विपक्ष पर है उतना ही बीजेपी पर भी है। सबको पता है विद्रोह किया तो ईडी का सामना करना पड़ जाएगा। यहां संघ का अनुशासन नहीं चलता है। ईडी का डर भारत की राजनीति को कैसे संचालित कर रहा है उसे बारीकी से देखा कीजिए। लेकिन हमेशा से ईडी का भय रहा हो ऐसा नहीं। एक नेता, मजबूत नेता की छवि के नीचे गुजरात बीजेपी से बगावत का स्वर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। चंद अपवादों को छोड़ दें तो वहां टिकट कटने पर लोग